हेलो एवरीवन। हम लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक से यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे थे और उसमें साइंस का सेक्शन देख रहे थे। 5 पार्ट मैं बना चुका हूँ, आज ये छठा पार्ट है और हम लोग अभी फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 तक कर चुके थे और आज हम लोगों को विद्युत से स्टार्ट करना है। 93 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो आइए 93 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया हुआ है कि डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो आपको बता दें कि जो डायनमो होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वही यहाँ पर पूछा है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये कह रहे हैं यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। अब अगर हम बात करें विद्युत को यांत्रिक में, तो यानी कि इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, मोटर। और उसके बाद कह रहे हैं, अब अगर आपने इन दोनों का देखा है, डायनमो का मोटर का, तो माइक्रोफोन का भी याद कर लीजिए। माइक्रोफोन में क्या होता है, वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये 3 का आप याद रखिए। यहाँ पे 1 का पूछा है और आप 2 और याद कर लीजिए। तो डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, यानी यांत्रिक को बौद्धिक में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम बात करें ए ऑप्शन किसके लिए सही होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। और अगर हम बात करें कि डायनमो का आविष्कार किसने किया है, तो डायनमो को माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया है। डायनमो का आविष्कार किसने किया है, माइकल फैराडे। और ये जो माइकल फैराडे और ये जो डायनमो है ये किस पर वर्क करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर यह वर्क करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये काम करता है। तो ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे डायनमो से कि किसने डिस्कवर किया, माइकल फैराडे। किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। तो हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब बने होते हैं उसमें कौन सा धातु लगा होता है, उसमें टंजस्टन लगा होता है। और टंजस्टन को किससे डिनोट करते हैं, W से। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी इसका जो है यूज़ वो विद्युत बल्ब में तंतु के रूप में किया जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ से एक बात और जान लीजिए कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो वो है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की थी। तो क्या क्या जानने को मिला कि फिलामेंट को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, टंजस्टन। उसको किससे डिनोट करते हैं, W से। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और विद्युत बल्ब को डिस्कवर किया थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो यहाँ 94 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओम मीटर। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेज़र करने की बात कर रहे हैं और हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो यहाँ पे ओम मीटर ही करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 95 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ओम मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। उसके बाद वोल्ट मीटर की बात कर लें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने का काम करता है। एम मीटर के वो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का काम करता है। और गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कम वो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है या ये बताता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति है या नहीं। तो हमने चारों को जान लिया। तो 95 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है।
तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। विद्युत वाहक बल का मतलब है ईएमएफ, और ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, मान लीजिए कोई सर्किट है और उस सर्किट में 2 टर्मिनल के बीच एक आवेश को ले जाना है या एक चार्ज को ले जाना है। तो उस चार्ज को ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, तो वोल्ट से डिनोट करते हैं। और अगर हमें ईएमएफ को मेज़र करना है तो वो कौन सा डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, पोलरीमीटर, पोटोमीटर और प्लेटोमीटर। तो देखिए पोलरीमीटर क्या होता है, ये किसी लाइट का पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको मेज़र करने का काम करता है पोलरीमीटर। बात करें अगर हम पोटोमीटर की, तो अगर कोई आर्बिट्रेरी 2D शेप है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए पोटोमीटर यूज़ होता है। सॉरी, ये पोटोमीटर नहीं, प्लेटोमीटर। प्लेटोमीटर क्या होता है, अगर कोई आर्बिट्रेरी 2D शेप है तो उसके एरिया को डिटरमाइन करने के लिए प्लेटोमीटर यूज़ होता है। पोटोमीटर ये होता है अगर कोई लीफी सूट है तो उसमें वाटर कितना अपटेक हुआ है, यानी वाटर कितना ऊपर की तरफ गया है, वो क्या होता है, पोटोमीटर। तो पोलरीमीटर डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोटोमीटर तो वाटर डिटरमाइन वाटर अपटेक इन अ लीफी सूट, और प्लेटोमीटर क्या है, तो डिटरमाइन एरिया ऑफ एन आर्बिट्रेरी 2D शेप। और पोटेंशियोमीटर डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द ईएमएफ, यूनिट वोल्ट होती है। तो ये चीज़ें इतनी जान गए हम लोग, और 96 का फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहे हैं कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो देखिए एसी का मतलब यहाँ पे है अल्टरनेटिंग करंट, और एसी को डीसी में बदलना है यानी डायरेक्ट करंट में। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर ये डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या कोई ऐसा भी डिवाइस है जो डीसी को एसी में करता है, तो जी हाँ, इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर क्या करता है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो अगर एसी को डीसी से पूछें तो रेक्टिफायर, और डीसी को एसी से पूछे तो इन्वर्टर। तो यहाँ पे हमारा 97 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं रजिस्टर का क्या काम करता है। तो रजिस्टर क्या करता है, रिड्यूस द करंट फ्लो को रिड्यूस कर देता है। कंडेंसर क्या होता है, तो कंडेंसर हमारे एसी में या रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर लगा होता है, ये क्या करता है, रिड्यूस गैसेज और वेपर इनटू लिक्विड। जो भी गैसेज या वेपर होते हैं उनको लिक्विड में रिड्यूस कर देता है। और ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। तो अगर हमसे रजिस्टर पूछेगा, कंडेंसर पूछेगा, ट्रांसफार्मर पूछेगा, तो अब हम वो भी जान गए हैं। एसी को डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर, और अगर डीसी को एसी में बदलना है तो इन्वर्टर। तो इस तरह से 97 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है कि यदि समय में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश क्यों प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा आई होगी। तो देखिए आई होता ही क्या, आई होता क्या है, आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q/T। तो यहाँ पे आई बराबर क्या होगा, Q/T। वही वो पूछ रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं ये। तो आई बराबर क्या होगा, Q/T। तो यहाँ पे 98 में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने कहा टाइम t है, चार्ज क्यों प्रवाहित हो रही है, तो कितना मतलब धारा प्रवाहित होगी। तो आई होता ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यानी कि Q/T। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 जो आया है न्यूमेरिकल पोर्शन है ये, कि 12 वोल्ट के विभवांतर यानी पोटेंशियल वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य का मान क्या होता है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, वोल्ट इंटू चार्ज। तो वोल्ट कितना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, 12 वोल्ट, और कुल मतलब क्यू मतलब चार्ज है, तो चार्ज है हमारा 5, तो 12 पंचे 60, यानी किया गया कार्य कितना होगा, 60 जूल। तो अगर 12 वोल्ट के विभवांतर वाले में दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करना है तो कितना काम करना पड़ेगा, 60 जूल काम करना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये याद रखना है, और एक आई बराबर Q/T अभी बताया था, एक ये याद रखना है। तो इनसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 60 जूल।
क्वेश्चन नंबर 100 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन करता है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक मोटर। जब पहला क्वेश्चन मैंने कराया था डायनमो वाला, तो वहाँ पे था मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और यहाँ पे फिर उसी समय मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, ये जस्ट डायनमो का उल्टा होता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक के थ्रू आपका मैकेनिकल वर्क कर देता है, कपड़ा धो देता है, ये मैकेनिकल वर्क ही तो हुआ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, ट्रांसफार्मर को माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर बनाया था। दिष्टकारी, दिष्टकारी का मतलब वही है रेक्टिफायर। इसका भी एक क्वेश्चन अभी आया था पीछे कि रेक्टिफायर क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो फिजिक्स के हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में इन्होंने कहा है कि परिवर्तक यानी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरक सिद्धांत पर काम करता है। और अगर मैं कहूँ ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, तो ये भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था डायनमो का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे ने। तो जब सबका डिस्कवरी माइकल फैराडे ही कर रहे हैं, तो यानी कि इन सभी में सेम सिद्धांत काम कर रहा होगा। और वो सिद्धांत क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये काम करते हैं। पहला क्वेश्चन जब चैप्टर का शुरू हुआ था तो उसमें भी मैंने ये बात बताई थी। तो डिस्कवरी भी किसने की, माइकल फैराडे ने। और किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम कर रहा है। फिर से बता देता हूँ, डायनमो का क्या काम है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिक मोटर का इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वो एसी को कम या ज़्यादा करने का काम करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। अभी अगर आप ट्रांसफार्मर देख ही रहे हैं तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है स्टेप डाउन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज हाई होता है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसके वोल्टेज को क्या कर देता है, लो कर देता है। यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं पूछूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप डाउन का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे क्या करता है, वो लो वोल्टेज है अगर, तो उसको क्या करता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और अगर हाई करंट है तो उसको लो करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। पूछें अगर हम ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इनके बीच डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग जान लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, फ्यूज़ एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा करता है। देखिए फ्यूज़ के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला तंतु है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला तंतु है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। और ये किसका बना होता है, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का फ्यूज़ लिया है तो वो टिन का बना होता है, और अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो टिन और लेड का मिक्सचर होता है। तो फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ का काम क्या होता है, ये लो मेल्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, टिन या टिन का बना होता है या टिन और लेड का बना होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो जब एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और जिससे कि ये हमको बचाता है शॉर्ट सर्किट से।
शॉर्ट सर्किट से हमें बचाने का काम करता है। तो फ्यूज़ क्या है, यानी कि ओवरलोडिंग से हमें बचाता है। किससे बचाता है? ओवरलोडिंग से। अगर एक्सेस करंट फ्लो हो रही है तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, तो इसलिए ये फ्यूज़ क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे अतिभारण का मतलब ही यही है, ओवरलोडिंग। अतिभारण का मतलब क्या है? ओवरलोडिंग। तो यह हमें किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ओवरलोडिंग से सुरक्षा प्रदान करता है या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन आज के समय में फ्यूज़ का यूज़ ना होके एमसीबी का यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करें एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आजकल फ्यूज़ का यूज़ ना होके एमसीबी का यूज़ हो रहा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये भी वही काम करता है, ओवरलोडिंग के समय शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है और करंट का फ्लो रुक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 102, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहे हैं कि सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर विद्युत की उपस्थिति का पता लगाना है सर्किट में, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें करंट के फ्लो का पता लगाना है तो एमीटर का यूज़ करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाना है तो वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म नया आया है, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का काम क्या होता है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो एमीटर इज एन डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टमीटर इज एन डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए यूज़ होता है। और रियोस्टेट क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को नियंत्रित करने का काम करता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत की उपस्थिति का पता कौन लगाएगा, तो वो गैल्वेनोमीटर पता लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम करती है। तो देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम करेगा तो स्विच, जब तक अगर वायर नहीं है तो स्विच बेकार है, वायर नहीं है तो रेगुलेटर बेकार है, यानी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बी ऑप्शन का मतलब क्या है? कनेक्टिंग वायर। तो जब तक वायर नहीं होगा हम किसी भी चीज़ को श्रेणी क्रम में, मतलब कि सीरीज़ या पैरेलल में नहीं जोड़ सकते। तो 104 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कनेक्टिंग वायर। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 105, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 की चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, तो विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक, प्रतिरोध के प्रत्यक्षता आनुपातिक, वोल्टता के व्युत्क्रम आनुपातिक। देखिए, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं? ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ में यही था, उन्होंने ओम्स लॉ ने में यही बताया कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी विभवांतर जो होता है वो आनुपातिक या समानुपातिक होता है करंट के। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो V बराबर आई आर, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। और R यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। R यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो ये ओम्स लॉ में यही बताया था। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक। धारा यानी करंट क्या होगी? विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक होगी, ना कि रेजिस्टेंस के, ना ही वोल्ट के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, और ओम्स लॉ यही है। क्वेश्चन नंबर 107 में इन्होंने कहा है कि आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, यांत्रिक बल, या फिर विद्युत स्थैतिक बल। तो देखिए, अगर आपको कूलॉम लॉ पता हो, यहाँ पे इन्होंने कूलॉम लॉ से क्वेश्चन उठा लिया है, जो डायरेक्टली तो हमें नहीं पता चल पा रहा, पर इनडायरेक्टली ये वहीं से क्वेश्चन है। तो कूलॉम लॉ में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने क्या बताया था? दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स। सपोज़ करिए एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, और इनके बीच R डिस्टेंस है।
तो उन्होंने यही बताया था कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, ये फर्स्ट इक्वेशन, और F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, यानी हम कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन r² के। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो K Q1 Q2 अपॉन r², और K यहाँ पर क्या है, K एक कांस्टेंट है। तो कूलॉम लॉ में उन्होंने क्या बताया था, विद्युत स्थैतिक बल का ही बताया था। ये F क्या है, विद्युत स्थैतिक बल, जो ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। और ये F जो है वो चार्जेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो 107 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को एकादिश धारा यानी DC में किसके प्रयोग के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैंने बताया था आपको कि AC को DC में बदलना है तो रेक्टिफायर का यूज़ होगा, और रेक्टिफायर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो 108 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन क्या है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर इज एन डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज, करंट और पावर ऑफ अ सिग्नल। किसी भी सिग्नल के वोल्टेज को, करंट को या पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर जितने भी ऑडियो इक्विपमेंट होते हैं उनमें यूज़ होता है। इसका ये क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है अगर हम बात करें तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं या ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो उसमें एम्पलीफायर क्या करता है, वो करने में हमारी हेल्प करता है। और हर तरीके के ऑडियो इक्विपमेंट में आपको एम्पलीफायर लगा हुआ मिलेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो है स्टेबलाइज़र। तो स्टेबलाइज़र क्या है, ये स्टेबलाइज़र एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। ये प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, रिड्यूस चांस ऑफ माल फंक्शन। मतलब कि हम देखो कि जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, स्टेबलाइज़र का यूज़ करवा लेते हैं, जिससे कि अगर अचानक से हाई करंट फ्लो हो जाए तो स्टेबलाइज़र क्या करेगा, उसको मतलब कि हाई करंट को लो में कन्वर्ट करके भेजेगा या बैलेंस कर लेगा। रेक्टिफायर हो गया। ट्रांसफार्मर तो हमें पता है ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को लो या हाई करने का काम करता है। तो 108 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें कहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल से। सेकेंडरी सेल्स में क्या होता है, हम क्या करते हैं, केमिकल्स से क्या करते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम किससे करेंगे, सेकेंडरी सेल से करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल की तो दो तरीके की सेकेंडरी सेल्स होती है, एक लेड एसिड सेकेंडरी सेल होती है और एक बेसिक सेकेंडरी सेल्स होती है। ये दो टाइप की सेकेंडरी सेल्स होती है। सेकेंडरी सेल्स का मतलब यहाँ पे संचायक सेल से है। क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग होता है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनमो कन्वर्ट करता है। तो 110 का ये ऑप्शन सही होगा। विद्युत मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, माइक्रोफोन क्या होता है, साउंड एनर्जी को सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक, देखिए साधारण जल की बात करें तो ये विद्युत का चालक है। उबला हुआ जल ये भी विद्युत का चालक है। समुद्री जल ये भी विद्युत का चालक है। और आश्वित जल ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, ये कुचालक है। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इन तीनों में सर्वोत्तम हमें ढूंढना है, जो सबसे सर्वोत्तम है तो समुद्री जल सर्वोत्तम होगा, क्योंकि उसमें होते हैं सॉल्ट, और वो सॉल्ट क्या करते हैं, वो सॉल्ट पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में ब्रेक होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। तो 111 का सर्वोत्तम कौन सा होगा, हैं तो तीनों, लेकिन सर्वोत्तम की बात करें तो सर्वोत्तम में समुद्री जल होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट और विच गिव्स पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। तो 111 ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 112 में इन्होंने दिया हुआ है कि किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है। तो कमज़ोर बैटरी, कमज़ोर सर्किट, टायरों में हवा का कम होना या ईंधन टंकी में कम डीजल का होना। देखिए, डीजल का कम होना और टायरों में हवा का कम होना ये बिल्कुल नहीं है, या तो कमज़ोर बैटरी या तो कमज़ोर सर्किट। तो देखिए, कमज़ोर बैटरी होगा, क्योंकि देखिए जब आप लाइट को ऑन करते हैं और अगर वो उसकी रोशनी धीमी है तो इसका मतलब ये है कि बैटरी को पर्याप्त करंट नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब बस की चाल को आप बढ़ाते हैं तो बस की चाल को बढ़ाने से क्या होता है, डायनमो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो करने लगता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो होने से वो क्या होगी, रोशनी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसको ज़्यादा करंट मिल रहा है। तो यहाँ पे कमज़ोर बैटरी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी को बढ़ने का रीज़न क्या है कि उसकी बैटरी कमज़ोर है, क्योंकि बस की स्पीड बढ़ रही है तो डायनमो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है और उसकी वजह से उसकी रोशनी बढ़ रही है। तो यानी कि बैटरी कमज़ोर है। तो क्वेश्चन नंबर 112 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इन्होंने कहा है कि प्रकाश वोल्टेज सेल होता है, क्या होता है, सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या मोलर सेल। देखिए, मोलर, थर्मल और सल्फर नहीं। थर्मल सेल तब होता है जब टेम्परेचर से बात हो रही है। मोलर सेल जब मोल से होता है, सल्फर सेल जब सल्फर से होता है। यहाँ पे प्रकाश की बात कर रहा है तो प्रकाश वोल्टेज सेल कौन से होंगे, सौर सेल, आपके सोलर सेल जो हैं वो। सोलर सेल क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन है जो मतलब कि सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो सोलर सेल होगा। तो प्रकाश वोल्टेज सेल, सौर सेल, ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 इन्होंने कहा एक डैश एक निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। देखिए, प्रतिरोध लागू करने का काम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है, यानी प्रतिरोधक का होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें कि डायोड क्या होता है, तो अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड क्या है, ये वन वे स्विच फॉर करंट है। वन वे स्विच का मतलब यहाँ पे है कि अलाउ करंट टू फ्लो ईजली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट को आसानी से फ्लो करने में हेल्प करता है, वो है डायोड। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर हमारा होता है कि एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक पावर को एम्पलीफाई करने का या स्विच करने का काम किसका होता है, ट्रांजिस्टर का। तो लेकिन रोकने का काम, प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम प्रतिरोधक का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो डैश एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप बहुत आसानी से इसका आंसर पता कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, इसका काम तो होता है स्विच इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को स्विच करना या एम्पलीफाई करना। फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है और आज के समय में फ्यूज़ की जगह MCB का यूज़ होने लगा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से सर्किट को ब्रेक कर देता है और शॉर्ट सर्किट से बचा लेता है। तो एक सेफ्टी डिवाइस हो गया। प्रतिरोधक का काम क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम होता है। तो ए, सी और बी में से तो कुछ मिला नहीं, हमारा बच्चा स्विच। तो स्विच वो एक ऐसा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने का, अपनी इच्छा अनुसार जोड़ने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 में इन्होंने पूछा है कि पावर स्ट्रिप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 116 थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो है इधर दिया हुआ है, ऑप्शन इधर दिया हुआ है, इसलिए छोटा करना पड़ा है। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि पावर स्ट्रिप क्या होता है। तो देखिए, पावर स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो पहले हम जान लेते हैं पावर स्ट्रिप क्या होता है, फिर ऑप्शंस को देख लेंगे। पावर स्ट्रिप क्या होता है कि ये एक ब्लॉक होता है इलेक्ट्रिक सॉकेट का, और इलेक्ट्रिक सॉकेट का बहुत मतलब कि एक ब्लॉक होता है और इसमें बहुत से क्या मतलब कि एक फ्लेक्सिबल केबल जुड़ी होती है और एक ही मतलब कि पावर स्ट्रिप में बहुत सारे, कम से कम एक सॉकेट से लेके कम से कम दर्जन भर सॉकेट क्या होते हैं उसी में लगे होते हैं। जैसे आजकल होते नहीं है कि अगर एक ही सॉकेट लगा हुआ है तो मल्टीपल सॉकेट्स वाला एक प्लग लाते हैं और उसमें जोड़ देते हैं। तो फ़ोन चार्ज करने के लिए भी लगा लिया, टीवी को चलाने के लिए भी उसी में से लगा लिया, रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए भी उसी में से लगा लिया। तो यानी कि मल्टीपल सॉकेट्स वाला जो डिवाइस होता है वही पावर स्ट्रिप कहलाता है और ये किससे, एक केबल से जुड़ा होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए है कि यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, यही वही बात ये भी बोल रहे हैं कि पावर स्ट्रिप क्या है, एक सॉकेट है जिसमें मल्टीपल सॉकेट लगे होते हैं, मतलब एक सॉकेट से लेके दर्जन भर सॉकेट लगे होते हैं और ये क्या करता है, एक बार में बहुत से सॉकेट्स को समायोजित करके काम करने का काम करता है और ये एक केबल से कनेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको जब गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम और माइका बताया था तो वहीं पे एक बात क्लियर कर दी थी, ये तीनों क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो माइका का मतलब होता है अभ्रक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, जो ईजिली फ्लो होने देते हैं करंट को। बैड कंडक्टर कौन से होते हैं, जो ईजिली करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। तो माइका तो हीट का गुड कंडक्टर तो है, लेकिन ये उसका इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माइका। तो इस तरह से हम लोगों ने विद्युत चैप्टर कंप्लीट किया और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 से एक नया चैप्टर है, तो बाकी के चैप्टर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।